स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 8 एनसीईआरटी से। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करा चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ अच्छे से कंप्लीट हुई होंगी आप लोगों की। अगर आपको फिर भी कोई सजेशन हो या कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आप उससे जाकर बाकी की वीडियोस देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये एक टाइप से क्वेश्चन भी है और हेडिंग भी है चैप्टर की। एक वक्त हुआ करता था जब इतिहासकार जो थे वो तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। तारीखों के जादू में कैसे खोए रहते थे, वो ये सोचते रहते थे कि राजा की ताजपोशी कैसे हुई, मतलब कब कौन कहाँ राजा बना, कैसे युद्ध हुआ, कितनी उसने लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपस में इतिहासकारों की आर्ग्यूमेंट भी होती रहा करती थी। आम जनता जो थी उस समय की, उनको ये लगता था कि इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। पर्याय मानने का मतलब है कि वो उन्हें ये लगता था इतिहास और तारीखें जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन नहीं, ये अलग होती है। डिफरेंस है इनमें क्या डिफरेंस है कि तारीखें जो होती हैं वो इतिहास से रिलेटेड होती है। तारीख जो है एक उर्दू शब्द है। तारीख का मतलब होता है एक, मतलब तारीख जो होती है वो सिंगुलर होती है एक दिन की, और तारीखें जो होती हैं वो प्लूरल होती हैं। ये मैंने आपको 7th क्लास के बुक में भी पढ़ाया था। इन सब चीज़ों इतिहास की बातें मतलब इतिहास क्या है, इतिहास जो है वो आज के टाइम का और पिछले टाइम का एक कंपैरिजन ही तो होता है। उसी के बारे में ही इन सब इतिहास के बारे में, पिछले समय की बातों के बारे में, इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं ना। पिछले समय की जो बातें होती हैं उन सब के समय उन्हें हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग ये नहीं सोचते कि वो लोग खाना कैसा खाते होंगे या खाना कैसे खाते थे, है ना, या फिर सोते कैसे थे। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको देखकर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनके बारे में अचानक से ही सोचने लगते हैं। जैसे कि हम चाय पी रहे हैं तो अचानक कई बार होता होगा, आप सबके मन में भी ये आता होगा कि भाई चाय की शुरुआत कब से हुई थी, है ना। कब चाय पीना शुरू हुआ था या कब कॉफ़ी पीना शुरू हुआ था, इनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे भारत में आई। रेलगाड़ी की खिड़की से जब हम बाहर झांकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि रेलगाड़ी से पहले लोग कैसे यात्राएं करते थे, है ना। रेलगाड़ी की शुरुआत भारत में किस तरह से हुई, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में खुद ब खुद चलने लगती हैं। सुबह अखबार पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि पहले अखबार तो छपते नहीं थे, तो लोगों को समय की जानकारी कैसे होती थी, है ना, या फिर अखबार छपने की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में स्वयं चलने लगती हैं खुद ब खुद। तो ये सब चीज़ें हमें इतिहास की तरफ हमें अट्रैक्ट करती हैं, इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पर एक पिक दिखाई गई है आपको। इस पिक में ब्राह्मण जो हैं वो स्वयं ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन के लोगों को अपने वेद दे रहे हैं अपनी इच्छा से, और वो उन्हें भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए स्वयं ही आमंत्रित कर रहे हैं। ये चित्र जो है जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया था। जेम्स रेनल जो थे उनको रॉबर्ट क्लाइव ने 1782 में भारत का मैप तैयार करने का काम दिया था, और भारत पे अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक का उन्हें काम दिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने जो था वो रेनल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, और भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक में रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया जो थी वो नक्शे में तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगा था। इसीलिए उसने इस तस्वीर को दिखाया है कि भारत जो लोग थे वो अपनी इच्छा से अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश के लोगों को दे रहे हैं ना, ऐसा इस चित्र में इसमें दिखाया गया है। तो ये सब सवाल जो हमारे माइंड में चल रहे थे कि चाय कैसे शुरुआत कैसे हुई होगी, कॉफ़ी की शुरुआत कैसे हुई होगी, रेलगाड़ियों की
शुरुआत कैसे होगी हुई होगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमें इतिहास के बारे में सोचने में और इतिहास को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हमेशा साल को जो है समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने में पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अचानक से ही तो एकदम किसी ने चाय पीना शुरू नहीं किया होगा, अचानक से ही किसी ने रेल में जाना नहीं शुरू किया होगा, है ना। इन चीज़ों की जो है धीरे धीरे शुरुआत रही होगी। तो इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए थे, यह भी बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं थी। वो अचानक से धीरे धीरे से मतलब ये स्टार्ट होने लगी थी, छोटे छोटे पल से ये स्टार्ट हुआ था ये काम। ऐसे में हम सिर्फ एक ही अवधि की बात कर सकते हैं और लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं कि वो मतलब मतलब समय अवधि बता सकते हैं कि इतने साल तक इन्होंने अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, या इस तरह के हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता। ठीक है। लोग इतिहास को तारीखों से जो क्यों जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ने की वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। और इस समय में इतिहासकार जो थे वो ये लिखा करते थे कि राजा का बच्चा कब हुआ, राजा की शादी कब हुई, राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मारा, है ना, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की घटनाओं के लिए जो है निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इसी तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता था। हमने पिछले 6-7 की बुक में पढ़ा था कि इतिहासकार जो थे वो बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे थे, कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, किस तरह के बाज़ार फैले हुए थे, किस तरह की रियासतें बनी थी, कैसे नए विचार बने थे, किस तरह के समाज में वो लोग रहते थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए तिथियों का प्रयोग किया जाता था और तिथियों को लिखा जाता था, और यही सब उसी समय का इतिहास जो था वो तिथियों से रिलेटेड था। ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर एक विज्ञापन दिखाया गया है लिप्टन टी का, और इसमें महारानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा खड़ा हुआ है, पीछे भारतीय राजमहल बना हुआ है। इस ऐड से पता चलता है कि ये उस समय की प्रसिद्ध चाय रही होगी, और इस पर राजकुमार ऑर्थर बैठे हुए हैं। ये महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे ये, और इस पर देखिए काफ़ी सारी भाषाओं में लिखा हुआ है, और इसका हेड ऑफिस भी दिखाया गया है इसमें, काफ़ी अच्छे तरह से ये ऐड बनाया हुआ है ना। तो इससे पता चलता है कि उस समय की फेमस चाय रही होगी। ठीक है। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को जो है महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, मतलब कौन सी तारीखें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी अपनी बनाते हैं वो तारीखें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। जैसे कि विषय बदल जाता है मगर हम उन नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी अपने आप ही बदल जाती हैं। जैसे कि भारत में बड़े इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल अपना अलग ही इम्पोर्टेंट था, और ये इतिहास जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंगटन के शासन से शुरू होते थे। ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और आखिरी वॉइसरॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। अलग अलग कुछ अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलजेली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब जो हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी इस बुक में। ठीक है। और इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का भी कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहा था। इस इतिहास में मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल का जो इतिहास रहा था। ठीक है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीति, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो कि लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब ये जो अंग्रेज़ आए थे इन्हीं की गतिविधियाँ, इन्हीं की नीतियाँ थीं, और ये सब कुछ मतलब उस समय के इतिहास में इन्वॉल्व रह के हो गया था उस समय, और कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं थी।
इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास ने अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। मतलब ये हर एक गवर्नर का अपना अलग अलग चैप्टर होता है इतिहास का, ठीक है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे जो हैं, मतलब चौकटा मतलब मुखड़ा, उनका चेहरा जो है, हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो ऐसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, मतलब हम हर एक के बारे में अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं, जैसे कि उन गवर्नर जनरलों की हर चीज़ पर ध्यान न देकर, छोटी छोटी बारीकियों पर चीज़ पर ध्यान न देकर, केवल उनके जीवन की और उनके जो इम्पोर्टेंट गतिविधियाँ थी भारतीयों के लिए, उनके पर्सनल मैटर पर ध्यान न देकर इंडियन से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ थी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट रखती थी, उन्हीं के बारे में इतिहास को लिखा गया था, ठीक है। इसीलिए इतिहास का एक अलग ही सबका खाका बनाना पड़ा। और इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी हमारे लिए। अब नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि अब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री आ गई थी, तो इसलिए हम नई इतिहास की नई डेट्स याद रखेंगे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो 1733 में भारत के पहले गवर्नर बने थे वो। और इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथा और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे थे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल। इन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी इन्होंने। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हर एक का अपनी अलग अलग अच्छे से समझ सकें, अच्छे से उसको मतलब महत्वपूर्णता को उसकी जान सकें, है ना। इसीलिए हम उसको खंडों में बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था और यहाँ जो है चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला है। मिल को क्या लगता था कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, जबकि भारत बहुत ही शिष्टाचार और सभ्य था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि भारत को सभ्यता की राह पर ले जाया जा सकता है और इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों, कानूनों को लागू किया जाए, यानी कि भारत में यूरोप की जो है संस्कृति को लाया जाए, है ना। वहाँ के शिष्टाचार लाए जाएँ, वहाँ के संस्थान यहाँ पर लाए जाएँ, वहाँ का कानून यहाँ पर ही फॉलो किया जाए भारत में। और मिल ने ये सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मतलब उनको ये लगता था कि भारतीय जो है वो सुखी नहीं है और भारत की जनता जो है अज्ञान वाली है, तो उन्हें ये लगता था कि भारत के पूरे भारत पे अंग्रेज़ों को कब्जा कर लेना चाहिए और भारत को प्रगति प्रदान करनी चाहिए। उनको ये लगता था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना भारत तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मतलब उनको ये लगता था कि अंग्रेजी शासन जो था वो प्रगति और सभ्यता के लिए वही प्रतीक था और भारत का कोई रोल नहीं था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? मतलब इतिहासकारों को जो लगता था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में अंधेरा था, अंधकार था, किसी को कोई ज्ञान नहीं था, किसी को सभ्यता का नहीं पता था, किसी को शिष्टाचार का नहीं पता था, ऐसा अंग्रेज़ों को लगता था। और उन्होंने सोचा कि भारतीयों पर कब्जा कर लेना चाहिए और उन्हें शिष्टाचार सिखाना चाहिए, ठीक है। इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है। इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के
धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। सबके धर्म की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, ये बात आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को ऐसा नहीं लगता था। भारत में सभी शासकों का एक धर्म नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात सही नहीं लगती थी। अंग्रेज़ सोचते थे कि जो है सारे भारत को एक ही धर्म अपनाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपना यूरोप का यहाँ पर कानून फॉलो किया था। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार जो थे भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अंग्रेज़ों ने जो है भारतीय इतिहास को प्राचीन और मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांट दिया था। अंग्रेज़ों के जो इतिहासकार थे, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी। इतिहास को उन खंडों में बांटने की है समझ भी पश्चिम से ही आई थी, और पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसा आधुनिक ताकतों वाला युग माना गया था। क्योंकि वहाँ पर मॉडर्निटी में क्या था, साइंस थी, वहाँ पर लोकतंत्र था, समानताएं थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, है ना। आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं, लेकिन हम किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास हुआ और प्रगति का युग दोहराया। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों के अधीन चले गए थे, है ना। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि इस तरह के अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया था। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था अपना। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए वो कैसे लोगों से कर वसूलने लगे थे, राजस्व वसूलने लगे थे। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे सस्ती कीमत पर ख़रीदते थे वो लोगों से, और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए कराई जाती थी। मतलब वो अब अपनी मर्ज़ी से सब कुछ काम यहाँ पर कराने लगे थे भारत में। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो क्या बोलते हैं, औपनिवेशीकरण। मतलब भारत जो था वो अब कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा था, वो सब अंग्रेज़ों की मर्ज़ी से वो कर रहे थे, उन्हीं के रीति रिवाज अपना रहे थे, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से वो काम कर रहे थे। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? औपनिवेशीकरण कहलाती है प्रोसेस। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड जो थे वो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। मतलब उस समय के जो शासक होते थे वो एक रिकॉर्ड बनाते थे, है ना, और इतिहासकार उनसे हेल्प लेते थे। तो अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हर निर्देश को, योजनागत, नीतिगत फैसले, मतलब जो भी उनके सरकारी काम होते थे वो उनको बहुत ही साफ़ सुथरा लिखते थे। और ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा भी जाता था उन पर, और उनके ऊपर वाद विवाद भी किए जाते थे, उनके ऊपर कमेंट भी की जाती थी। ठीक है, अंग्रेज़ों को ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। तहसील के दफ्तर, ये सब उनके द्वारा मतलब बनाए गए अभिलेख कक्ष थे। ठीक है, तहसील के दफ्तर बनवाए थे, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब आपके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। मतलब सबका अलग अलग रिकॉर्ड रूम हो गया था, सब तरह के रिकॉर्ड जो है अलग अलग रखे जाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखगारों में देख सकते हैं। मतलब 19वीं शताब्दी में जो प्रशासन ने पत्र लिखे थे वो आज भी मिलते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश भी देख सकते हैं हम उसमें। उन्हें खुशनवीशी के माहिर लिखते थे, और खुशनवीशी या सुलेखन वेश ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे, है ना, जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती थी, जो बहुत ही सुंदर लिखने में माहिर होते थे, उन लोगों को खुशनवीशी या सुलेखनवीस कहा जाता था। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई का काम भी शुरू हो गया था। इस छपाई की टेक्निक स्टार्ट हो गई थी, मतलब प्रिंटिंग का, और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी जो विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। ठीक है,
ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार है, 1920 में बनाया गया था ये। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखगार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। मतलब वायसराय जो भारत में आए थे वो अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का बहुत ही इम्पोर्टेंट थी इनकी, इसीलिए वायसराय के निवास स्थान के नज़दीक बनाए गए थे, है ना। और अब जो है प्रिंटिंग प्रेस का भी काम बन गया था, कॉपियाँ बनाई जाने लगी थी कई कई। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण मतलब सर्वे भी इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट होने लगा था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वे का किया जाने लगा था और अंग्रेज़ों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वे किए जाते थे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए थे और इस सर्वे में किस किस चीज़ का सर्वे किया जाता था। धरती की सतह, मिट्टी का, कि वहाँ पर किस तरह की मिट्टी में किस तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं, मिट्टी की क्या मतलब वैरायटी, कैसी मिट्टी है, वहाँ के जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जा सकता था उस समय। अंग्रेज़ों की राय में इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। और इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव स्तरीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण, यानी कि किस तरह के कई कई सर्वे कराए जाते थे। ठीक है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वास्तविक वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ भी इकट्ठी होती थी। और उसमें एक शरीफे का पौधा था, ये 1770 के दशक में इसका भी सर्वे किया गया था। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड से के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं और किसी भी चीज़ को हमारी नज़रों से नहीं छुपाया जा सकता। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बंगाल में मानचित्रण और सर्वे का कार्य चल रहा है। ये जेम्स प्रिंसप द्वारा बनाई गई तस्वीर है। ये तस्वीर 1857 के विद्रोह की बनाई गई है। इसमें लड़ाइयों को दिखाया गया है। तस्वीर को में क्या दिखाया गया है, इसमें बागी सिपाही और लूट खसोट कर रहे हुए हैं। अंग्रेज भी हैं इसमें। हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल लड़ाई में किया गया है। इस सब के बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सभी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में थी। इन चीज़ों को देख के हमें, मतलब इन्हीं रिकॉर्ड्स को देख के हमें ये पता चलता है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और भी देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स अंग्रेज़ों ने उस समय इकट्ठा किए हुए थे। ठीक है। डायरियाँ थी, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण थे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ थीं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली पुस्तिकाएँ भी उस समय इम्पोर्टेंट थी। और जैसे जैसे तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी थी। नेता और सुधारकों ने अपने अपने विचारों को फैलाने के लिए सीख लिया था उस समय। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का लिखने लगे थे उस समय। लेकिन ये सारे स्रोत जो थे उन लोगों ने रचे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये सब काम पढ़ाई लिखाई का होता है। आदिवासी किसान, खादन जो थे, ये मज़दूर, ये बेचारे गरीब हुआ करते थे उस समय और उनको इन सब चीज़ों को कुछ पता नहीं था। वो अपने अलग ही तरीके के अनुभव से गुजर रहे थे। ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपनी लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।